Hi, Faith. Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. Today is 18th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है गुवाहाटी असम में। जोधपुर राजस्थान में है उम्मेद भवन पैलेस। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है प्राइमरली बिकॉज ऑफ नाइट्रेट कंटेमिनेशन। AQI में ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और अमोनिया। 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को होता है वन महोत्सव वीक। आज के सवाल हैं, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी CEC कौन है? द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कॉन्फर्ड ऑन विच फ्रीडम फाइटर? किन फ्रीडम फाइटर को पंजाब केसरी बोलते हैं? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा जब बनी थी तो उसके पहले स्पीकर कौन थे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू हुम? यूजुअली सब प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद? द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम was signed between Tipu Sultan and which British Governor General? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है penury. Penury का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे, extreme poverty. Sustainable Development Goals में poverty के लिए कौन सा SDG है? Docile. Docile है मतलब वो बहुत compliant है, submissive है. Reverent मतलब आप उसको बहुत respect से देखते हैं. सेलेरिटी मतलब होता है स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, दिस पॉलिसीज। इबुलियंट का मतलब होता है वो बहुत चेयरफुल है, हंसमुख मिजाज है। हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं, क्विक डिसाइसिव स्टेप्स रिक्वायर्ड है टू कर्ब सेकेंड पीक ऑफ दिस कोविड-19। कल प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। हम ये भी आज देखेंगे बायलैटरल HADR, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में दिस बायलैटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो इंडिया नेबरिंग कंट्रीज को देता है। देन दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राशन कार्ड्स अगर कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तो ये करेक्ट नहीं है। एलेइंग कंसर्न्स, वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है उसको कम किया जा रहा है। इमिग्रेशन का कॉनंड्रम अमेरिका का है, दिस इज डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस। ब्रह्मोस मिसाइल हम एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, दिस इज री इवेल्युएटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग, लुकिंग बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन। अभी बैंक्स में स्ट्राइक भी हुआ था, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पेनेशिया, दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। देन दिस इज एप्रोप्रिएशन बिल, कामत साहब का स्टेटमेंट है DFI पे। ये है अनंग पाल 2, अनंग राजा अनंग पाल 2, अनंग पाल तोमर 2, इनके बारे में आज हम समझेंगे। देन दिस इज जेंडर नो बार, केरला हाईकोर्ट, और इलेक्टोरल रोल आधार लिंक। संवैधानिक निर्माण में ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, CSET के क्वेश्चंस एंड सम सॉल्यूशंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu, this is Indian Express, our reference material, both are Delhi edition. See, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स होता है। स्टैटिक पार्ट ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है एग्जाम के सिलेबस का, कंटेंट का, प्रश्न इससे ज़्यादा आएंगे, तो जो टाइम अलोकेशन होता है वो भी अकॉर्डिंगली करना चाहिए। अक्सर करंट अफेयर्स हमें बहुत फैंसी नज़र आता है, अट्रैक्टिव नज़र आता है, ये स्टैटिक पार्ट बोरिंग नज़र आता है, तो हम 75% इधर देते हैं, 25% इधर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। स्टैटिक पार्ट ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है, करंट अफेयर्स कम होता है, इतना रिलेटिवली नहीं। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्टैटिक पार्ट, अलॉट टाइम अकॉर्डिंगली। नाउ लेट अस कम बैक टू न्यूज़पेपर डिस्कशन। सी, ये प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया कल, क्विक डिसाइसिव स्टेप्स ज़रूरी है, कर्ब करें सेकेंड पीक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का सेकेंड पीक आ रहा है, पीक मतलब उस टाइम पे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिस इज़ पीक। तो फर्स्ट पीक आया था लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में, अभी ये सेकेंड पीक, ये अप्रोच ऐसा लग रहा है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। पीक की शुरुआत में ही अगर हम उसे कंट्रोल कर लेना तो वो पीक को हम डिले कर सकते हैं या कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं।
तो ये टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट स्ट्रैटेजी फिर से लाना है। टेस्ट करें जिनको कोविड हुआ, ट्रैक करें उनको और ट्रीटमेंट दें। कोविड 19 के केसेस सर्ज हो रहे हैं स्टेट्स में। कोविड 19 cases rise for seventh day. India known as first reliable responder. ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि जो इंडिया है रिलायबल रेस्पॉन्डर है। अब सी मालदीव्स में कोई प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले इंडिया उसको रेस्पॉन्ड करता है और तुरंत हेल्प एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एवरीथिंग के लिए इंडिया यहाँ पे रिलीफ मटेरियल सेंड करता है। सिमिलर इज विद श्रीलंका। जितने भी डिजास्टर्स अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें तो इंडिया हमेशा से फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है और बहुत रिलायबल रेस्पॉन्डर रहा है। सो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। तो यहाँ बात है कि इंडिया जो है एक डेफिनेट यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका इस पूरे इंडियन ओशन में। वी ऑलरेडी सॉ दैट इन अवर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स, चाहे वो यमन का केस देखिए, नेपाल का देखिए, नेपाल में अर्थक्वेक आया था, मोजाम्बिक या फिजी, हमारा जो ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल कोऑपरेशन है, वासुदेव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं, और ग्लोबल वैक्सीनेशन में जो इंडिया का रेस्पॉन्स रहा है दैट इज एग्जाम्पलरी, प्रेजवर्दी। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ स्टेटमेंट भी दिया, द होल कंट्री हैज ओपनड अप ट्रैवल एंड द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज। तो रॉबस्ट मैकेनिज्म जरूरी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो स्टेट्स में, कोऑपरेशन में, कोविड का नेग्लिजेंस नहीं हो। और इस बैकड्रॉप में वैक्सीन मैत्री है और ह्यूमन असिस्टेंस दिस डिजास्टर के टाइम पे इंडिया जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनको रेस्पॉन्ड करता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट HADR इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। HADR पॉलिसी, इसका एक बहुत अच्छा PDF है, ब्रुकिंग्स इंडिया का है ये, संबंध रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, नेबरहुड फर्स्ट रेस्पॉन्डर, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। इसमें बड़े अच्छे से जितने भी पिछले कुछ 20 साल में इंडिया ने रेस्पॉन्सेज दिए हैं उसका क्या आउटकम हुआ, इंडिया की पॉलिसी क्या थी, सी लिस्ट वाइज बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है ये बायलैटरल HADR का। हमने कहा कौन सी शिप भेजी, क्या डिजास्टर्स हुए, दिस इज एन एक्सेलेंट मटेरियल। ये PDF भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। OTT का लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज मोर, वो भी मैं शेयर करूंगा। और भी कुछ PDF है, आई फॉरगॉट, गिव मी अ रिमाइंडर, मैं उसको जल्दी शेयर करने का कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये PDF तो पॉजिटिवली आई विल शेयर टुडे। ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है बायलैटरल HADR है नेबरहुड के लिए। सी आप इस PDF को यहाँ पे देखना, 24 पेजेस का PDF है ये, और इसमें बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है। जैसे 2003 में श्रीलंका फ्लड हुआ तो हमने नेवल शिप्स भेजी। मालदीव्स में ये 2004-05 का टाइम है जब सुनामी आई थी, हमने मालदीव्स श्रीलंका में असिस्टेंस भेजा। इवन पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, हमने तुरंत 1 एयरक्राफ्ट एंड 2 ट्रेन्स में इतना रिलीफ मटेरियल सेंड किया। बांग्लादेश का मड स्लाइड हो, फ्लड्स हो, साइक्लोन हो, अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, फ्लड, साइक्लोन, म्यांमार में, नेपाल, पाकिस्तान, सी एवरी ईयर हमने बहुत जनरसली यहाँ पे अपने रिसोर्सेज यूज किए, बांग्लादेश, एवरीवेयर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। रीजनल स्टेट्स एंड सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन किया, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, नॉट ओनली हमारा फॉर्मल चैनल बट ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी है, और ह्यूमैनिटेरियन NGOs हैं, सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे काम किया है। सो दिस इज एन एक्सेलेंट कंपाइलेशन, आई विल शेयर दिस, हैव अ लुक और प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। नेबरहुड फर्स्ट रेस्पॉन्डर, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ, भारत की मानवीय सहायता और राहत जो पड़ोसी देशों को हम देते हैं। इस पर एक नोट तैयार करिए, ये थोड़ा बड़ा होमवर्क है, सो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रिपेयर दिस थिंग। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज सीरियस इश्यूज है, अगर 3 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि वो आधार से लिंक नहीं हो पाए थे। आधार से लिंक करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज राशन कार्ड जो होते हैं वो कई बार घोस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं, कि राशन कार्ड इशू हो गया और वो पर्सन एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो इससे लीकेजेस होता है, करप्शन होता है, रिसोर्सेज वेस्टफुलनेस आती है। तो दैट इज़ वाई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होता है। आधार तो बना ही इसलिए है कि लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए। आइडेंटिफाई मतलब कि इफ़ यू आर पर्सन ए देन आधार विल टेल कि यस यू आर दिस पर्सन ए। हाउ? बाय योर आइरिस, फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक। तो ये टेक्नोलॉजी सिस्टम है कि आइरिस आइडेंटिफिकेशन, थंब प्रिंट, नन पोजीशन ऑफ अगर आधार है, या फिर इंटरनेट मल फंक्शन हो रहा है रूरल और रिमोट एरिया में, तो बहुत सारे जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज हैं वो भी डिप्राइव हो गए दिस PDS का, दिस राशन कार्ड का। वाई? बिकॉज उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया। तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग, सीरियस इशू है। तो कोर्ट ने
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहाँ पे संज्ञान लेते हुए बताया कि ये आधार लिंकेजेस के कारण कार्ड कैंसिल होना, दिस इज नॉट एट ऑल राइट, इस पे एक्शंस ले। दिस इज नो डिसीजन ऑन नेशनल NRIC टिल नाउ, दिस इज सेंटर स्टेज। ये अभी क्लैशेस हो रहे हैं सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कितना पावर अभी जो नए बिल में चेंज करना है। बंगाल में इलेक्शंस हैं, हरियाणा कोर्ट है, एंड दिस इज मुंबई पुलिस कमिश्नर। दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है अलेइंग कंसर्न। अलेइंग कंसर्न, कंसर्न्स जो हैं लोगों में कंसर्न्स हैं अबाउट दिस वैक्सीनेशन, उसको कम करें, सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही है। ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर है, इसने बताया 392 मिलियन डोजेज अभी तक एडमिनिस्टर हुए हैं, विच इज़ क्वाइट लेस। और वर्ल्ड के 392 मिलियन डोजेज में अप्रॉक्सीमेटली 9% इंडिया के हैं, विच इज़ सेटिस्फैक्टरली नॉट क्वाइट गुड बट सेटिस्फैक्टरी। वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोग अभी भी वैक्सीनेशन में डर रहे हैं। जैसे कोवैक्सीन में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे, फिर अभी कोविशील्ड में रूमर्स आने लग गए। तो बिकॉज ऑफ दीज रूमर्स वैक्सीन हेजिटेंसी है, और वो हमारी कोविड-19 से फाइट में बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करना है। ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इज द वे फॉरवर्ड। किसी भी चीज़ का हेजिटेंसी दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। जो भी रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, उसको क्विकली शेयर करें पीपल के साथ। चाहे वो फाइजर, मॉडर्ना, AZ, ये जो भी वैक्सीनेशन है, इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, एवरीथिंग शुड बी शेयर्ड एंड kept in ओपन। ड्रग एडमिनिस्टर अगर सिक को करते हैं तो वैक्सीनेशन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, दिस vaccination is risky, drug administration is also risky, but vaccination is less risky, so vaccination is the way forward। लॉन्ग एक्सपीरियंस है इंडिया का, मिशन इंद्रधनुष भी हमने सक्सेसफुली रन किया, बट स्टिल हमें ट्रांसपेरेंसी, डेटा शेयरिंग, इन चीज़ों पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑन एडवर्स इवेंट्स हो तो क्या हो, पब्लिक ट्रस्ट एक की इंग्रेडिएंट है जो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट को यहाँ पे जीलसली वर्क करने की ज़रूरत है। वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करें। इमिग्रेशन कॉननरम, सी, डोनाल्ड ट्रंप थे, 45th प्रेसिडेंट ऑफ USA थे। डोनाल्ड ट्रंप थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। देन अब आए 46th प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन। जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो हमने काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े थे लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में कि ट्रंप इज गॉन बट ट्रंपिज्म इज हियर टू स्टे। व्हाट इज दिस ट्रंपिज्म? ट्रंपिज्म मतलब अमेरिका फर्स्ट, ट्रंपिज्म मतलब एंटी इमिग्रेंट, ट्रंपिज्म मतलब दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पेरिस डील हुआ। पेरिस डील में तो ऑल दो USA वापस आ गया है, बट जो अंडरलाइन टोन्स है कि अमेरिका फर्स्ट है, ग्लोबल जो कन्वर्जेंस है, ग्लोबल कोलैबोरेशन है, वो थोड़ा बैक सीट ले रहा है। ये चीज़ें इज हियर टू स्टे। सी, अमेरिका जो है, USA है, या पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका, नॉर्थ और साउथ दोनों देखे, ये लैंड ऑफ माइग्रेंट्स है। यूरोपियन आए, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, अफ्रीकन्स, एवरीवेयर, एशियंस, एवरीबडी केम ओवर हियर एंड सेटल डाउन, एंड दे बिल्ड दिस कंट्री अमेरिका, दिस कॉन्टिनेंट अमेरिका। अब इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई यहाँ पे, लास्ट 2007 के बाद से USA स्ट्रगल ही कर रहा है। इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई तो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी आर ऑन राइज, कि ये ऐसा सेंटिमेंट्स हैं कि बाहर वाले आ जाते हैं और इनकी नौकरियां ये ले लेते हैं, तो वहाँ पे एंटी इमिग्रेशन एक फीलिंग आ रहा है। माइग्रेंट्स नॉट वेलकम, ये ट्रंप का अप्रोच था। जो बाइडेन आए, जो बाइडेन ने इसको रिवर्स करने का कोशिश किया। कुछ अभी स्टेटमेंट्स आए कि वीज़ाज में, ग्रीन कार्ड्स में ईजी रहेंगे, ईजियर अप्रोच रहेगा, बट फिर क्रिटिसिज्म होने लग गया जो बाइडेन का। तो ट्रंप इज गॉन, बट जो ट्रंपिज्म की जो पॉलिसी है दैट इज हियर टू स्टे। अमेरिकन ड्रीम इज स्ट्रगलिंग टू रिमेन अ विजन प्रिमाइज्ड ऑन डाइवर्सिटी एंड माइग्रेशन। दिस इज द मैसेज ओवर हियर। पुलिंग इंडियाज डेमोक्रेसी बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ब्रिंक मतलब जिस बॉटम आ गया है, इससे अब वापस इसको पुल करके ऊपर लाना है डेमोक्रेसी को। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल। डेमोक्रेसी, लोग जो चाहते हैं वो होता है डेमोक्रेसी में। मेजॉरिटी, जो लोगों का ओपिनियन है, जो वो सोच रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। तो पुलिंग इंडियाज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट, फ्रीडम एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुलिंग इंडियाज डेमोक्रेसी बैक फ्रॉम द ब्रिंक। सजेशंस, जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स आई, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, ऑल्दो ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होती है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इज़ नॉट दैट गुड,
और कई बार ये वेस्टर्न बायस्ड होती है। अक्सर इन सब जो वेस्टर्न यूरोपियन रिपोर्ट्स होती है, आप देखना एशियन कंट्रीज को दे डोंट ट्रीट वेल, मिडिल ईस्ट को दे डोंट ट्रीट वेल, अफ्रीका, इनका जो टिल्ट बायस होता है टुवर्ड्स यूरोप एंड यूएसए। सो द पॉइंट इज, बट जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, ट्रेंड है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें जो थॉट्स थे, तो फिलोसोफर किंग की बात होती है, बट टू मच ऑफ पावर इज नॉट राइट। फिलोसोफर किंग, दैट इज वाई हमेशा चेक एंड बैलेंस होता है। एक तरफ गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ गवर्नड होता है। गवर्नमेंट के पास लॉज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और जो गवर्नड है मतलब जो सब्जेक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जो लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट बचा के रखेगा गवर्नमेंट से। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को बचा के रखेगा गवर्नमेंट से। तो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है सब्जेक्ट के लिए, मतलब पीपल गवर्न के लिए, और गवर्नमेंट के पास लॉज एंड इंस्टीट्यूशन है। अब जो पावर है ना, वो टिल्ट इस साइड ज़्यादा हो रहा है लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस में। तो अगेन देर इज़ अ डिसबैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर टिल्टेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो इसके लिए सेफगार्ड होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कंसेंसस ओरिएंटेड है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। हम आरटीआई लेके आए थे, आरटीआई 2005, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए, 39B 39C है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए, फॉलो करे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ नियम पालन होना चाहिए, और पार्टिसिपेटरी एंड कंसेंसस। तो ये गुड गवर्नेंस होती है। Leaders were expected to return periodically to face the judgment of the governed through universal suffrage elections. डीपीएसपी में भी हम बोलते हैं, डीपीएसपी ऐसी चीज़ है जो फॉलो नहीं होगा तो उसको इलेक्शन के टाइम पे जो गवर्न है वो अपने वोट का जो अधिकार यूज़ करेंगे, उससे वो इस बात को इंश्योर करा देंगे कि डीपीएसपी फॉलो हो। तो यूनिवर्सल सफरेज इलेक्शंस जो होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स का सामना सीधा सीधा होता है गवर्न से, गवर्नमेंट का गवर्न से। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर मैनर में हो। पावर इन ऑफिस कंस्ट्रेंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो गार्डियन है, वॉज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करे, एक्शन स्क्रूटिनाइज हो, जांच हो, पब्लिक एम्पावर्ड प्रेस हो, प्रेस फ्री होना ज़रूरी है, प्रेस एक्यूरेट और अनबायस्ड होना ज़रूरी है। जब न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं तो वो डिस्टॉर्टेड नहीं होनी चाहिए कि न्यूज़ मीडिया वाला अपने खुद के ओपिनियन से उस न्यूज़ को कलर कर रहा है। नो, न्यूज़ का मतलब ये होता है कि वो एक्यूरेटली जैसा है उसको वैसा का वैसा प्रेजेंट करना। एम्पावर्ड प्रेस चार्ज्ड विद द सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ टू पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पावरलेस। तो दीज आर वेरी गुड लाइन्स, ऐसे के लिए दिस इज अ वेरी गुड पैराग्राफ। तो अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट की भी, प्रेस की भी, जुडिशरी को भी अपना पालन करना ज़रूरी है। 75 ईयर्स हो गए, इंडियाज़ का डेमोक्रेटिक हो जाएंगे अभी। इंडियाज़ का डेमोक्रेटिक एक्सेप्शनलिज्म जो था डेवलपिंग वर्ल्ड में, इससे हमें गर्व था। हम गर्व से बोलते थे हम इंडिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अब भी बोलते हैं, फॉर इट्स सिटीजन्स, एंड मेड इट अ बीकन फॉर अदर्स सीकिंग टू लर्न। तो सब हमसे सीखें। एनविएबल रिकॉर्ड है होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इतने इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ, और हर बार आप देखना बहुत स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। ये नहीं कि यूएसए की तरह, जैसे यूएस में अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे, नॉट एट ऑल गुड पिक्चर। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। कंसर्न्स जो हैं वो इंक्रीजिंग अटैक ऑन द प्रेस यहाँ पे बताया है, इरोजन ऑफ जुडिशियल ऑटोनॉमी बताया है, पब्लिशिंग ऑफ एन एकेडमिक इंडेक्स को अगर हम देखें, इसको बहुत सीरियसली नहीं भी लें, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हमको एड्रेस कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस के ये सारे पिलर्स इंपॉर्टेंट है जो हमें प्रैक्टिस में लाने चाहिए। पुटिंग इंडियाज डेमोक्रेसी बैक फ्रॉम द ब्रिंक। नेक्स्ट आर्टिकल है अलाइनिंग अ मिसाइल डील विद डेस्टिनेशन मनीला, मनीला फिलीपींस। मिसाइल डील किसकी? ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस का भी टैब्लू भी आया था। सिप्री की रिपोर्ट बोलती है इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट डिक्रीज हुआ है बाय अराउंड 33%, बट फिर भी हम नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे सऊदी है। फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है, क्रूज मिसाइल जो होती है जो प्लेन की तरह चलती है, उसको जहाँ पे भी मैनूवर करके ऐसे सेंड कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के थ्रू हम बेचने की बात कर रहे हैं, सेल करने की बात कर रहे हैं मनीला को। ये पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। सुपरसोनिक मतलब मैक 2.8,
अराउंड 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? आंसर, रेंज होगी अराउंड 290 किलोमीटर, जिसको अभी 400 किलोमीटर ब्रह्मोस 2 में हम अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। एक्सीलेंट। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। इन सब में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एक थ्रेट भी है। किससे? चाइना से। सो दे वांट इंडियन इक्विपमेंट्स, इंडियन मिसाइल्स। ये मिसाइल इतनी अच्छी है कि जो चाइना का दिस J2 प्लेन है और चाइनीज़ वर्जन्स है, इसको भी ये बहुत इजीली न्यूट्रलाइज कर सकती है, J20 फाइटर जेट को चाइना के, बिकॉज वो मैक 2 की स्पीड है, ये 2.8 है, इजीली उसको फाइट कर सकती है। और अब हमने ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर दिया है नेवल में भी, और ब्रह्मोस इंटीग्रेट हो गया है Su-30 MKI में भी, which makes this Su-30 MKI a deadly weapon combination, deadly fighter plane and weapon combination। ये जो Su-30 MKI है ना, ये ह्यूज बर्ड है, इट्स अ वेरी बिग बर्ड, इससे रफेल वगैरह से भी बड़ा है। दिस इज ह्यूज इन साइज, Su-30 MKI। तो पावर भी ज़्यादा है, ज़्यादा वेपन्स भी कैरी कर सकता है। तो ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है जब ये ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट होता है। तो अभी इसमें भी वर्क चल रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है, 400 रेंज बढ़ाने की भी बात है। प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्ट में, अभी तक आई नहीं है, बट दो जगह पोटेंशियल कंसर्न्स हैं। पहला तो काटसा। काटसा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। S-400 ट्रायम्फ में भी इंडिया पे अभी तक बैन नहीं लगाया है, बट टर्की एंड ऑल पे काटसा लग चुका है। मैन्युफैक्चर्ड ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, जो हमने ब्रह्मोस बनाई, ये जॉइंट वेंचर है DRDO का, और ये कंपनी है रशिया की। रशिया की स्टॉक कंपनी है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम, दिस NPO। अब ब्रह्मपुत्रा और इस मॉस्कोवा, इससे बनी थी ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में रशिया आ गया। अब इसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो काटसा लग सकता है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। देन कोविड-19 है, बिकॉज ये जितने भी कंट्रीज हैं ये इंडिया से खरीदना चाहते थे, बट कोविड-19 हो गया। अब इन सब की इकोनॉमी बुरी तरह शैम्बल्स में है, प्रॉब्लम में है, तो वो अब उनके पास कैपेसिटी होगी या नहीं परचेज करने का, दिस इज अगेन वी नीड टू सी। तो बट द पॉइंट इज, जैसे सिप्री ने बोला इंपोर्टर है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा विंडो है, हम एक्सपोर्ट क्यों ना करें। जैसे तेजस है, इसका भी काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, काफ़ी कंट्रीज ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया है खरीदने के लिए। तो इंडिया डिटरमाइंड टू डेवलप इटसेल्फ हब ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें ब्रह्मोस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, इम्पॉर्टेंट मशीन, इम्पॉर्टेंट दिस इक्विपमेंट। मिसाइल डील विद डेस्टिनेशन मनीला, और इससे ये जो चाइना है, चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने में भी हमें फायदा होगा। जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसके ह्यूज होंगे, एशियन कंट्रीज के साथ क्लोजअप हमारे टाइज होंगे, क्लोज टाइज होंगे। एक्सपोर्ट एज अ गोल, पॉसिबल हर्डल्स वी नीड टू सी। रीवैल्यूएटिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। 13 मार्च को हमने पढ़ा इन्फ्लेशन, IIP के नंबर। इन्फ्लेशन के पॉजिटिव्स क्या होते हैं, नेगेटिव्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। फिर एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, RBI की, ये कोशिश करती है इन्फ्लेशन 4 ± 2% पे रखना। तो दीज टू थिंग्स वी हैव कवर्ड सेवरल टाइम्स इन पास्ट 1 मंथ नाउ। अब एविडेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ इन्फ्लेशन जो इंडिया में है, वो बोल रहा है अगेंस्ट द बेनिफिट क्लेम्ड फॉर द पॉलिसी। मतलब हम अभी भी, रिकवरी हो नहीं पाई है हमारी कोविड-19 की, तो हमें इजी मनी पॉलिसी मेंटेन करना पड़ेगा, अकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज जो ग्रीन शूट्स हैं वो दे आर टू ग्रीन, अभी वो डेवलप नहीं हुए हैं। बट अगर हम इजी मनी पॉलिसी रखते हैं तो लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी मतलब इन्फ्लेशन का थ्रेट है, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो इन्फ्लेशन से वल्नरेबिलिटी जो होती है फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लोगों पर, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो देयरफॉर दिस इज अ वेरी टाइट रोप। रीइवैल्यूएट करें इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसमें कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ऑलवेज वी नीड टू फाइंड दिस मिडिल वे। 4 ± 2 इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इस विंडो के अंदर इन्फ्लेशन रखें और लिक्विडिटी भी मेंटेन करें, अदरवाइज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होगी, और अगर डिफ्लेशन वगैरह आता है तो वो ज़्यादा खतरनाक है इन्फ्लेशन से। COVID-19 vulnerability and economic recovery we need to see, and role of monetary policy committee is important। ये गांधीयन रूट है म्यांमार में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गांधी जी ने बोला है सत्य अहिंसा। देन लुकिंग बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी कुछ ही दिन पहले बैंक्स के बहुत सारे लोगों ने इस बात पे स्ट्राइक किया था कि बैंक्स को प्राइवेटाइज क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी पिछले कुछ टाइम में प्राइवेट सेक्टर से, बिकॉज दे वांटेड अ गवर्नमेंट जॉब, तो उन्होंने बैंक्स एटसेट्रा में जॉब के लिए अप्लाई किया, सेलेक्ट हुए, वर्क कर रहे हैं,
अब ये जो बैंक्स है और इतने सारे PSUs वगैरह है, सरकार इन्हीं को प्राइवेटाइज करने में लगी है. सो देयरफॉर देयर इज अ रिसेंटमेंट. PSBs in the hands of private player is not a panacea for India's banking sector woes. बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम में है, बट प्राइवेटाइजेशन करना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. दैट्स नॉट अ पेनेशिया कि प्राइवेट हो गया मतलब सब सही हो जाएगा. ये एक मिसप्लेस्ड कंसेप्शन है. अराउंड द वर्ल्ड न्यूमरेबल प्राइवेट बैंक्स हैं. जैसे लेमन ब्रदर ही आप देखिए, वो फेल हुआ था, चैलेंजिंग द नोशन दैट ओनली प्राइवेट बैंक्स आर एफिशिएंट. इंडिया में यस बैंक हुआ था, फ्रॉड्स का वहाँ पे चीज़ें आई. ICICI बैंक में चंदा कोचर, दिस अगेन इशू. सो द पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. ये कोई पेनेशिया नहीं है. जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब जगह है, वो चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो. नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक हुआ 1969 में, फिर 6 और हुआ 1980 में. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक ट्रांसफॉर्म किया बैंकिंग सेक्टर को, नए जॉब्स आए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हुआ, एग्रीकल्चर को, जो पुअर थे, और गरीबी उन्मूलन आंदोलन भी इस टाइम से ही चल रहा है, पुअर थे उनको इसने बेनिफिट किया. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात आई. एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, पॉवर्टी एलिविएशन, रूरल, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, इंफ्रा, विमेन एम्पावरमेंट, स्मॉल स्केल, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, ये सब प्रायोरिटी हो गया इन दिस गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक का. ये व्हीकल्स ऑफ ग्रोथ बने, ये एक सेफ्टी नेट बने. आज भी आप देखना जो ओल्डर जनरेशन है ना, पेरेंट्स वगैरह, आप देखना वो SBI को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दीज अदर बैंक्स. वाई? बिकॉज एक ट्रस्ट इशू आता है, सेफ्टी नेट वो समझते हैं, व्हीकल ऑफ ग्रोथ एंड सेफ्टी नेट. तो अब ऐसे में टू मच ऑफ प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो विल इट गो इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम. और ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हुई भी, तो PA प्रायोरिटी सेक्टर के कारण भी एक ये रीज़न है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करने के टर्म्स ज़्यादा थे, तो ये ज़्यादा एक्सपोज हो गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में. गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ही करना पड़ता है मोस्टली. सो उनका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ रिस्क से, तो NPA भी ज़्यादा बने. तो इसमें कंप्लीटली PSB को रेस्पॉन्सिबल बताना भी गलत है. तो इट कुड लीड टू डिनायल ऑफ कन्वीनियंट इकोनॉमिक बैंकिंग सर्विसेज हो सकता है. अगर ज़्यादा मोनोपोली हो जाएगा और कॉरपोरेट सब एक साथ मिलके कार्टेलाइजेशन कर लेंगे, तो जो ऑर्डिनरी पीपल है वो सफ़र करेगा, कॉम्प्लायंस का वहाँ पे इशू आएगा. दीज आर सम इशूज़. और फिर इंसॉल्वेंसी कोड आया, उसको जिस तरीके से अप्लाई किया गया उसने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किया. तो द पॉइंट इज कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन. एक टाइम था जब हम प्राइवेटाइजेशन को लाइक से क्रिमिनलाइज, डेरोगेटरी कर रहे थे. फिर टाइम आया प्राइवेटाइजेशन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. द पॉइंट इज कि वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस. ये ऐसा एक्सट्रीम्स में जाना इज अगेन नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. अर्जेंट एंड इंपरेटिव नीड है सूटेबल स्टैचुरी फ्रेमवर्क हो. जो ये विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, आप देखना, एक आई वॉज रीडिंग वन स्टडी, माइक्रो क्रेडिट्स में बांग्लादेश का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. माइक्रो क्रेडिट छोटे छोटे लोन देते हैं, 10,000, 15, 20, 25 ऐसे छोटे छोटे लोन देते हैं. और ये जो लोन देते हैं ना, वो रिकवरी भी बड़ी अच्छी हो जाती है. और ये जो बड़े बड़े लोन्स देते हैं, जैसे कॉरपोरेट्स को दिया 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, इसके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये विलफुल डिफॉल्टर भी ज़्यादा होते हैं. हमारा बैंकिंग सेक्टर में अगर आप एक देखना, रिपोर्ट में आया था कुछ दिन पहले कि जो छोटे लोन्स हैं ना, स्मॉल टिकट लोन्स हैं, उन्होंने अपना पूरा लोन भी पटाया और इंटरेस्ट वगैरह सब दिया. ये जो बड़े बड़े बिग शॉट्स होते हैं ना, ये डिफॉल्ट ज़्यादा करते हैं, फिर ये इवेजन भी करते हैं, फिर ये फ्यूजिटिव भी बन जाते हैं. सो सूटेबल स्टेशनरी फ्रेमवर्क विलफुल डिफॉल्टर्स को क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर लाएं, रिकवरी उनसे करें. एग्जामिन करें टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ PSBs को भी, इनका कंडक्ट भी इम्प्रूव करें, अकाउंटेबिलिटी. प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, कि दैट्स नॉट अ पेनेशिया. जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है. ये थ्रू द रूफ है. थ्रू द रूफ में बताया LPG सिलेंडर है, इसका प्राइस पिछले कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सब्सिडाइज मिलता है. ये सब्सिडाइज के लिए ही एक गिव इट अप स्कीम आई थी, कि जैसे सब्सिडी तो सबको मिल रहा है, बट हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बड़े वेल ऑफ है, उनको सब्सिडी की ज़रूरत है नहीं. तो क्यों ना वो अपनी सब्सिडी को वॉलेंटरी गिव अप कर दें, सो दैट इस सब्सिडी से जो ये गिव अप करेंगे, उससे जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनके पास रिसोर्स अलोकेशन बेटर हो. एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी थी. इसमें BPL जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको फ्री में दिस एक सिलेंडर और इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोवाइड हो रहा था.
एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एलपीजी क्लीन फ्यूल है, लकड़ी जलाने का हैसल नहीं होगा इतना ज़्यादा, विमेन काफ़ी सफ़र करती है, फिर किचन में स्मोक होता है, उससे बहुत सारी डिसीजेज होती है। इन सब का बेनिफिट नज़र आया था इस उज्ज्वला योजना में। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है महंगाई, इन्फ्लेशन थ्रू द रूफ और सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो उज्ज्वला स्कीम में प्रॉब्लम्स भी यही आ रही है कि लोग सिलेंडर रिफिल नहीं कराते, ले तो लेते हैं बट रिफिल नहीं करा रहे, सिलेंडर रखा है पर खाना वो लकड़ी में ही बना रहे। क्यों? क्योंकि ये सिलेंडर बहुत महंगा है। देन दिस इज मेक्स इट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। ये अप्रोप्रिएशन बिल होता है, अप्रोप्रिएशन बिल। इसके बाद फिर फाइनेंस बिल होता है सारे टर्म्स कंडीशन एटसेट्रा के लिए। अप्रोप्रिएशन बिल होता है जो भी पैसा आपको निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो इस अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही निकलेगा। तो ये अप्रोप्रिएशन बिल है, ड्रॉ कर सकता है पैसा सरकार फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये अभी नोट मिल गया लोकसभा का। एक लॉ बनाया था कि फेसबुक और जो गूगल है ये भी न्यूज़ के लिए पे करे। ये एक बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का था ना गूगल टैक्स तो दिस है टैक्सेशन ऑन एडवर्टाइजमेंट है, बट ये जो फेसबुक और गूगल है ये जो न्यूज़ मीडिया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो क्रिएटर है न्यूज़ मीडिया वाला, जो न्यूज़ प्रिंट्स वाले हैं, मीडिया हाउसेज हैं, न्यूज़ मीडिया हाउस है, उनको कंपनसेशन मिले। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था वैसे ही इंडिया में भी बात चल रही है। प्लान टू टेस्ट आंगनवाड़ी फूड बाय एफएसएसएआई, आंगनवाड़ी। और एक ये मिशन पोषण है। मिशन पोषण, हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइल्ड न्यूट्रिशन। और ये बड़ा गलत फहमी है, चाइल्ड न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ फूड। नो, खाना अच्छा है बट अगर वो न्यूट्रिशनल नहीं है, उसमें एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है, तो वो दैट फूड इज़ नॉट गुड। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो नई जनरेशन में दिख रहा है। ओबेसिटी वाई? बिकॉज ऑफ मोस्टली दे ईट जंक फूड, दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो ओबेसिटी भी इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। एफएसएसएआई, फेसबुक एंड गूगल। ये शुरुआत में जो आर्टिकल हमने देखा, जयशंकर साहब ने, होल्ड चाइना रेस्पॉन्सिबल एमपी ने भी कहा, इस जयशंकर साहब ने कहा कि हम ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ में जो परफॉर्मेंस है इंडिया का, दैट इज एक्सेलेंट। दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल न्यूज़। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 क्रैश हो गया यहाँ पे एंड सर्वाइव नहीं हुए। दिस इज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। होम मिनिस्ट्री, डोंट प्राइवेटाइज रेलवेज, art taste like freedom. This is turn the pages on a city, it's a long way and shoe drops. And this is Quad summit strengthens US hand ahead of talks with China. Quad, जितना हमें क्वाड का जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा यूएसए को क्वाड इज वेरी मच, यूएस काफी ज्यादा असर्टिव हो रहा है यहाँ पे। Putin approved operations to help this USA. This is tough to withdraw troops from Afghanistan, US sanctions, Biden, migrants not to come to USA, see policy। केवी कामत साहब ने कहा कि जो DFI है, हम न्यू दिस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन अगर बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा फॉरेन फंड से तो वो भी कुछ सही नहीं है। मस्ट कर्ब रिलायंस ऑन फॉरेन फंड्स। सेकेंड इनका ऑब्जर्वेशन ये हुआ, DFI का अभी बजट स्पीच में काफ़ी मेंशन है, एक सेपरेटेड डेवलपमेंट फाइनेंस फंड बनाने की, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है। इनिशियल स्टेज पे अप्रूवल मिल गया है, ये कुछ ही टाइम पे आने वाला है। नाउ इन्होंने कहा कि ये जो सॉफ्ट बैंक भी होते हैं ना, ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक के जो सॉफ्ट बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक देता है, ADB देता है, ये भी एक्चुअली में इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दे आर नॉट दैट ईजी और वी एंड अप पेइंग मोर। सेंसेक्स स्लम 1.1% अहेड ऑफ US फेड मीट। ऑटोमेकर्स रिस्क फाइन्स अगर वो डिफेक्ट, डोंट फ्लैग डिफेक्ट्स जो है उनका रिकॉल करें अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है। शुगर मिल एक्सपोर्ट पे रिलाई कर रही है बिकॉज यहाँ ज़्यादा बेटर प्राइस डिस्कवरी है। NPA बढ़ने वाले हैं, बैड डेट एक्सपेक्टेड टू बी अबव 10%। और इनसे लड़ने के लिए अभी एक नया बैंक आ रहा है जिसका नाम है बैड बैंक। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने शट डाउन किया। जीप रैंगलर लॉन्च हो रही है। दिस इज डोमेस्टिक ट्रिप एंड पैंडेमिक। देन दिस इज अबाउट सेबल बैटर्स नेशनल स्टीप चेस रिकॉर्ड। दिस इज इंडिया T20। नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस है। 150% सर्ज हुआ है 70 डिस्ट्रिक्ट्स में दिस COVID-19 का। दिल्ली में जॉबलेस वुमेन वर्स्ट हिट हुई है COVID-19। सेफ्टी नेट्स आर इम्पॉर्टेंट।
स्कूल्स बंद रहेंगे। ये एक न्यूज़ है। विद स्टैचू एंड म्यूजियम दिल्ली टू ग्लोरीफाई लेगेसी ऑफ तोमर किंग, महाराजा महाराजा तोमर सिंह द्वितीय। अनंगपाल तोमर द्वितीय was succeeded by grandson पृथ्वीराज चौहान, और दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान डिफीट इन द बैटल ऑफ तराइन। दो बैटल हुई थी, सेकेंड बैटल में ये डिफीट हो गया और उसके बाद फिर ये दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो गई यहाँ पे। अनलॉकिंग वैल्यू, मोनेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर एसेट्स इज अ गुड स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट पुश। जेंडर नो बार, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। केरला हाई कोर्ट ने इंश्योर किया एनसीसी कैन नो लॉन्गर शट इट्स डोर टू ट्रांस पर्सन। डिस्क्रिमिनेशन नो, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। इंपॉर्टेंट, एनसीसी एक्ट 1948 था, इसमें यहाँ पे दिया था, इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप जो ट्रांस है उनको यहाँ पे अलाउ नहीं करो, दे शुड बी अलाउड। ये कोर्ट का जजमेंट है। देन बिकॉज दिस इज इन विद दिस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टिग्मेटाइज जो कर रखा है हमने माइनॉरिटी को, ये गलत है। देन दिस इज डेंजरस डेनिम, और ये है स्कॉर्पियो, एंड दिस इज एक्सटेंडिंग द पैंथियन, और ये ऑल रोड्स डोंट लीड टू ग्रोथ, वेलफेयर, बजट पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर, डोंट बी टाइट फिस्टेड। सरकार खर्चे बहुत टाइट फिस्टेड है, खर्चे ज़्यादा करो। देन स्मॉल कैन बी ब्यूटीफुल, डिजिटल एम्पावरमेंट, एमएसएमई के लिए फ्यूचर रेडी बनाएगा उन्हें। गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस करना चाहती है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों ना सारे इलेक्टोरल रोल्स को आधार से लिंक करें, जैसे अभी पीडीएस और राशन कार्ड को कर रहे थे, ऐसे ही आधार से सारे के सारे जो वोटर कार्ड है उनको लिंक करो। अगर ये हो गया, एक बहुत बड़ा विन होगा ये। इससे जितने भी प्रॉक्सीज हैं, वोटर्स हैं, घोस्ट वोटर्स हैं, इरेगुलरिटीज है, काफ़ी हद तक उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। बट फिर एक प्रॉब्लम और भी होगा कि टू मच ऑफ सर्वेलांस, क्या डिजायर्ड पर्पस के मिसयूज को स्टॉप करने के लिए हमें एक प्रॉपर एक मैंडेट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट सोच रही है यहाँ पे कि इलेक्टोरल रोल और आधार को लिंक करें, डुप्लीकेशन खत्म होगा। देन दिस इज स्टेट ऑफ न्यू कंसर्न पंजाब है, महाराष्ट्र प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट, ब्लिंकन, एंड दिस इज उबर, लैंडमार्क रूलिंग जापान, डीजीसीए वायलेशन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है? आंसर इकोनॉमिक्स। SII लॉन्च को वो वैक्स, एक नया अभी वैक्सीन आने वाला है। बैड लोन्स लाइकली टू राइज इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। नाउ ये कल हमने कुछ संवैधानिक निर्माण में कुछ इंपॉर्टेंट दिस बॉडीज को देखा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। 76 भारत के महान्यायवादी, 144 दिस इज कैग, 165 राज्य के, ये कंट्री सेंटर के, दिस इज फॉर स्टेट। 243 आई होता है राज्य वित्त आयोग, राज्य फाइनेंस कमीशन। 243 के होता है निर्वाचन इलेक्शन। ZD में है जिला योजना। ZE होता है महानगरीय योजना समिति। जो 243 है ना, दिस इज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। 263 में अंतरराज्य इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात है। 280 में फाइनेंस कमीशन होता है। 307 में इंटर स्टेट दिस ट्रेड एंड वाणिज्य कॉमर्स आयोग। 315 में होता है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा लोक आयोग, दोनों एक साथ है, संघ यूनियन और स्टेट PSC। 324 में निर्वाचन आयोग होता है, इनके चीफ का नाम बताना है आपको। 338 में होता है अनुसूचित जातियों के लिए, और 338 होता है जनजातियों के लिए। और अभी एक नया बना 338B, ये किसके लिए है? 339 में आयोग की बात है। 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग है। 344 में राजभाषा आयोग है। आयोग की राजभाषा क्या होगी? जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, संसद की राजभाषा समिति। 350B होगा अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी बनाएंगे, ये लैंग्वेज हो गया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और ये संवैधानिक निर्माण है उनका। नाउ CSET है, बड़ा इजी सवाल था पहला। रेशो 1:2:3 है। ये x है तो ये 2x हुआ, ये 3x हुआ। 2x + 3x 6000 है तो x 12000 आ गया, तो A B C की वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा गया था एक्सेस ऑफ C's ओवर A's, तो दिस अगेन ओवर A's मतलब A बेस में आएगा और ये एक्सेस आएगा इनटू 100, दैट इज 200%।
ये भी इजी सवाल है। 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 7c। जब भी ऐसा दिया होता है ना, इसको इक्वेट कर दो किसी कांस्टेंट से, k से। अब a को कांस्टेंट के टर्म में लिखिए, b को कांस्टेंट के टर्म में लिखिए, c को कांस्टेंट के टर्म में। तो k/3, k/4, k/7। रेशियो निकालिए, कांस्टेंट सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल रेशियो बचेगा। अब c का शेयर दैट इज 427 ऑफ दिस, ये आ गया 12/61। यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो c का ये वैल्यू आ जाएगा। ये जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमेशा ये याद रखना है, हेड हमेशा एक ही होता है, लेग्स डिफरेंट हो सकते हैं। पिजन x है, रैबिट्स y है, हेड सबका एक ही है, तो x + y 340 हो गया। अब यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी पिजन्स। पिजन्स क्या थे? y थे, तो हम x को हटाएंगे, तो दैट इज वाई आई पुट दिस y इज इक्वल टू 340 माइनस। इस चीज से ना एक स्टेप कैलकुलेशन बच जाता है। अगर मैं इसको x करता तो बाद में फिर उससे y निकालना पड़ता, तो शुरुआत से ही y निकालते हैं अपन। y इज इक्वल टू 340 माइनस x। लेग्स अब x के 2 होते हैं, पिजन के 2 लेग्स हैं, रैबिट के 4 लेग्स होते हैं, तो 2 इंटू दिस x, 4 इंटू वाई 1060 है। x और y की वैल्यू आएगी, तो सी ये वैल्यू आई किस पे? x पे। और हमें निकालना भी क्या था? हाउ मेनी पिजन? पिजन x थे, तो x इज इक्वल टू 150। ये पहला सवाल है। अ डॉग टेक्स 3 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ हेयर। खरगोश। इफ 1 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ द हेयर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ द हेयर क्या होगा? थिंक। सी सेट भी ना वोकेबुलरी की तरह है, रोज थोड़ा थोड़ा करिए, आप ज्यादा बेटर फील करेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन में हमने कर लिया, नो, डू इट एवरी डे, यू विल फील कंफर्टेबल विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ, 1 मंथ ओनली। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ द हेयर इज क्या होगा? आंसर। इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 8:5 है, 160 गर्ल्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, हाउ मेनी? A and B invest 8,000 and 9,000 in a business. After 4 months, A ने withdraw कर लिया half of its capital. 2 months later, B withdraw 1/3 of its capital. So what ratio should they share profit at the end of the year? Profit जो है ना वो distribute होगा, किसका कितना investment रहा, कितने time तक। 1 year में A का टोटल कितना इन्वेस्टमेंट रहा, B का कितना इन्वेस्टमेंट रहा, इसका जो रेशियो होगा प्रॉफिट का भी फिर वही रेशियो में डिवीजन हो जाएगा। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सॉल्यूशंस हैं। दिस इज सम आर्टिकल्स। यहाँ पे बात किया हमने तोमर किंग एंड दिस इज हार्ड ट्रुथ। सॉफ्ट लोन्स आर नॉट दैट सॉफ्ट, दिस इज थ्रू द रूफ। Look beyond privatization, re-evaluation. BrahMos is a big opportunity. Democracy, immigration conundrum, concerns. This is linkages. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का एक ही एक्सरसाइज है, इस पूरे पीडीएफ को पढ़ के दिस प्रिपेयर। ह्यूमन असिस्टेंस, ये जो डिजास्टर रिलीफ में इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया बहुत एक्टिव हो गया है इसमें। So this is 18th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.